उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि पीलीभीत में इतने रोजगार सृजित होंगे कि बाहर के लोगों को भी रोजगार के लिए यहाँ पर हम लोग रोजगार दे पाएंगे। और एक वीडियो वायरल होती है उसी चीज़ों को लेकर और लगभग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगभग 2.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा उस वीडियो को देखा जाता है। और बगैर काम करने वाले, बिना काम करने वाले पद पे बैठ तो जाते हैं, लेकिन कहीं पर उनकी कोई सोच नहीं रहती क्षेत्र को आगे बढ़ाने की। वो केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ही काम करते हैं। तो पहला मेरा मकसद है पीलीभीत की आज़ादी। नमस्कार, मैं रजत, आप देख रहे हैं जनता फोरम। बात शुरू करते हैं 26 नवंबर से। 26 नवंबर वो दिन है जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। देश में अलग अलग संविधान पे संगोष्ठियां करी जा रही थी, संविधान की बातें करी जा रही थी, मगर उसकी दूसरी ओर दिल्ली के बॉर्डर पर हमारे अन्नदाता, हमारे किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे। कई दौर की बैठकें हुई, सरकार के साथ बैठकें हुई, किसान दलों के नेताओं ने बात करी, मगर उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। पहले तो सरकार ने उस आंदोलन को अनदेखा किया, मगर जब देखा कि किसान जगह नहीं छोड़ने को तैयार हैं तो सरकार मजबूर हो गई उनसे बात करने के लिए, मगर उस बातचीत भी विफल रही। दौर चलता रहा। दिन आया 26 जनवरी। जगह जगह ट्रैक्टर मार्च निकाली गई किसानों के समर्थन में। इसी दौर में उत्तर प्रदेश के तराई जिले में एक समाजवादी नेता किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ रहा था और एक वीडियो वायरल होती है उसी चीज़ों को लेकर और लगभग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगभग 2.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा उस वीडियो को देखा जाता है। आज उसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा जी मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे, उस वीडियो के बारे में भी बात करेंगे और संघर्ष के उस सफ़र की बात करेंगे। पंचायत स्तर के नेता से विधानसभा पहुंचे और राज्य मंत्री बनते हैं, इस पूरे सफ़र की बात करेंगे और भी अनेक मुद्दों पर हेमराज जी से बात करेंगे। पहले तो जनता फोरम में सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हेमराज जी, उस वीडियो के बारे में बताएं जिससे एक झोंके में मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल आपको प्रदर्शित करती है और चर्चा शुरू हो जाती है। देखिए, जब से किसानों की लड़ाई शुरू हुई और किसानों ने अपनी लड़ाई को समझा और उसके बाद में लड़ना शुरू किया, तीनों काले कानूनों के खिलाफ, उनकी वापसी को लेके और एमएसपी पे कानून बनाने के लिए, तो उस लड़ाई में पहले दिन से ही हम समाजवादियों ने उन किसान नेताओं का साथ देना शुरू किया और पहले दिन से ही हम लोगों ने बोला कि ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये बहुत छोटे किसान और गरीब आदमी, एक आम आदमी की लड़ाई है। क्योंकि इन कानूनों का असर किसानों पर तो पड़ेगा ही, लेकिन आम आदमी पर पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी और इससे सभी लोग प्रभावित होंगे। इसी क्रम में इस लड़ाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे तमाम सारे कार्यक्रम, किसान घेरा चौपाल और तमाम सारे धरना प्रदर्शन हम लोग निरंतर करते चले आए। और जब भी कोई हम लोगों ने शुरू किया, कोई किसानों के हक में बात उठाना शुरू की, तो अब बिल्कुल जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पूरे प्रदेश के साथ साथ, पूरे देश के साथ साथ हमारे पीलीभीत जनपद में भी हम जैसे लोग, हम किसान के बेटे हैं, खेती किसानी को बड़ा बारीकी से देखा है, किया है, समझा है। और जैसे ही हमने इस लड़ाई को शुरू किया तो जिस दिन कोई कार्यक्रम होता था तो रात में ही, सुबह में पुलिस, पीएसी अधिकारी, एसडीएम, एडीएम, सीओ, तमाम सारे जो है घरों पे नज़रबंद करने की कोशिश करते रहे, रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर भी हम समाजवादियों ने तमाम सारे कार्यक्रम किए। और उसी क्रम में 26 जनवरी को जहाँ गणतंत्र दिवस पर पूरे किसानों का आह्वान था कि पूरे देश से किसान लोग वहाँ पहुँचेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, तो हम भी उस अभियान से जुड़े और हमने जो हमारे किसान सक्षम थे, ट्रैक्टरों से दिल्ली जाने में सक्षम थे, उनको तो वो दिल्ली गए और दिल्ली भेजा हम लोगों ने ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए। लेकिन हमने एक आह्वान किया था कि जो किसान अगर दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं तो वो कम से कम अपने ज़िले में किसान ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकाल कर और दिल्ली में बैठे जो हमारे किसान हैं, उन किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका समर्थन करें और इस लड़ाई में मजबूती से खड़े हों। इसी क्रम में हमने 26 जनवरी को हमने जब ट्रैक्टर मार्च निकाला तो तमाम सारे रूटों से जो ट्रैक्टर हमारे आने थे उनको सबको रोकने का काम किया। और एक जगह पे हम भी कुछ ट्रैक्टरों के साथ जहाँ से शुरू करना था हम लोगों को, रास्ते में बहुत सारे ट्रैक्टर आने थे हमारे साथ में, तो बाकी सबको रोका और हमें
भी वहाँ से निकलने शुरू करने से रोका। और तमाम सारी पुलिस, पीएसी, आरएएफ, तमाम सारे अधिकारी सब लोग आए और उन्होंने हमारे सामने, हमारे ट्रैक्टर के सामने ट्रक लगा दिए और टैंकर लगा दिए, तमाम सारी पुलिस फोर्स खड़ी कर दी, उसे ज़बरदस्ती रोकने का काम किया। रास्ता भी उन्होंने लोगों ने खुद ही बाधित किया। हम तो आराम से जा रहे थे तिरंगा जो है मार्च करते हुए। तो वहीं पर जब हम आगे बढ़ना चाह रहे थे तो वहाँ पर अधिकारियों ने रोका और उसके बाद में गोली चलाने की धमकी दी गई और तमाम सारी बातें हुई। तो उसी बीच में हम लोगों की उनसे झड़प हुई और उनसे हमने कहा कि हम लोग सीधे आराम से हम लोग इस यात्रा को निकाल रहे हैं, आप हमें निकालने दो, जाने दो आसानी से, आप रास्ता जाम करा रहे हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो इस पर तमाम सारी धमकियाँ, गोली चला देंगे, तो ये तमाम सारी चीज़ें उनकी तरफ से हुई। और उसी दौरान जो है किसी ने वीडियो बना के, अगर कहीं सोशल मीडिया पर, मीडिया भी वहाँ पर थी, तो तमाम सारे चैनल अखबार वाले भी लोग थे, तो लोगों ने डाल दिया। तो इसी वजह से जो है लोगों तक वो बात पहुँची होगी। तो ये था उस दिन का, और काफ़ी संघर्ष रहा उस दिन भी हमारा, और लेकिन डटे रहे सब लोग। हेमराज जी, जिक्र संघर्ष का हुआ है। एक किसान का बेटा पहले प्रधानी चुनाव लड़ता है और उसके बाद सदन में पहुंचता है और अपने लोगों की, अपने साथियों की आवाज़ सदन तक पहुंचाता है। इस सफ़र के बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने तो कभी राजनीति में आने की सोची नहीं थी, और बस 2000 की बात है, सन 2000 में गांव के कुछ युवा लोग आगे आए और उन्होंने कहा कि आपको प्रधानी का चुनाव लड़ना है। और मैंने सीधे पहले तो उनको मना ही कर दिया, और चूँकि हमारा परिवार राजनीति से जुड़ा रहा है, हमारे दादा आज़ादी के बाद से जब से पंचायतें शुरू हुई, वो लगातार हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो लगातार प्रधान रहे और मरते दम तक ब्लॉक प्रमुख रहे। उस टाइम पे प्रधान ही ब्लॉक प्रमुख बनते थे, और उनके बाद हम लोग छोटे छोटे थे तब कोई नहीं लड़ा, वरना प्रधानी हमारे घर में हमेशा रही। तो 2000 में भी लोग आए, बोले आपको प्रधानी लड़नी है। तो फिर सब लोगों कहने से फिर मैंने, चलिए कोई बात नहीं, सब लोग आए हैं तो उनका सम्मान रखना है। फिर हम लोग चुनाव में कूद पड़े, प्रधानी के पंचायत के चुनाव में, और पूरे गांव के 70% के आसपास लोगों ने वोट दिए और जिताया। लेकिन उस टाइम पे प्रधानों की जो इमेज हुआ करती थी कि अगर कोई प्रधान अच्छे कपड़े पहन के निकल जाता था तो लोग कहते थे कि JR भाई की किस्त आ गई होगी। इस तरह से तमाम सारे जो प्रधान का जो पद था वो, उस पर तमाम सारे जो है उसकी इमेज बहुत ख़राब हो गई थी, तमाम सारी खामियां थी पंचायत राज व्यवस्था में भी। तो अब चूँकि जब लोगों ने मौका दिया तो हमने कहा कुछ बेहतर करके दिखाएंगे, इस बदनामी से बाहर निकालेंगे इस प्रधान पद को। हम लोगों ने काम किया, संगठन बनाया, और पूरे ज़िले के उसमें 599 ग्राम प्रधान होते थे। मैं सबसे कम एज का प्रधान था ज़िले में, पुरुषों में सबसे कम एज का प्रधान था मैं। मुझे सभी प्रधानों ने मुझे प्रधान संगठन का मुझे जिला अध्यक्ष भी बनाया, और हमने प्रधानों के लिए तमाम सारा संघर्ष किए, और निरंतर पंचायत राज व्यवस्था को और सुदृढ़ मजबूत करने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। और तमाम सारे शासनादेश उस समय हम लोगों ने संघर्ष करके प्रधानों के पक्ष में, पंचायतों के पक्ष में कराए। और उसके बाद 2007 में भी हम विधानसभा का चुनाव लड़े थे, वो हार गए, तीसरे नंबर पे पहुँचे, जमानत बची थी, उसमें 25,000 करीब वोट हमें मिले थे। 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़े और उन्होंने हमें टिकट दिया, और उसके बाद फिर 2012 में हम लोग विधायक बने, और विधायक बनने के बाद जो है काम किया हम लोगों ने, और तमाम सारे डेवलपमेंट के काम कराए, हर क्षेत्र में काम किया। उसके बाद लास्ट में 31 अक्टूबर 2015 को मुझ जैसे पहले विधायक को, युवा विधायक को माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और मुझे राज्य मंत्री बनाया, और खाद्य रसद जैसे महत्वपूर्ण विभाग का राज्य मंत्री बनाया। और उसके बाद 1.5 साल तक हम लोगों ने मंत्री पद पर रहते हुए काम किया। चुनाव आया, उस चुनाव में हम लोग, विधानसभा के चुनाव में हम लोग हार गए, और उसके बाद हम लोग निरंतर संघर्ष करते रहे। फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, और हमारे मुकाबले पे बीजेपी के प्रत्याशी थे वरुण गांधी, जो पीलीभीत से सांसद पहले भी रहे, उनकी माताजी भी सांसद रही कई बार, तो उनके मुकाबले पे चुनाव लड़ाया
और जनता का पूरा समर्थन रहा। 4.5 लाख वोट जनता ने दिए और एक विपक्ष में रहने की जिम्मेदारी सौंपी और उस जिम्मेदारी को आज भी हम लोग मजबूती से निभा रहे हैं। और इसी तरह से अब निरंतर, चाहे किसानों की लड़ाई हो, चाहे और जो भी जनहित की बातें हों, निरंतर हम लोग करते ही रहते हैं। और ये मेरा अब तक का राजनीतिक सफ़र रहा है। बाकी बहुत सारे काम हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जब भी मौका मिलेगा तो और बेहतर किया जाएगा और अच्छा किया जाएगा। हेमराज जी, जिक्र आया है वरुण गांधी का और आपकी लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के मेंबर हैं वहाँ से, तो क्या लगता है इतना शीर्ष नेतृत्व है वहाँ पे मौजूद है, तो क्या लगता है, और अगर देखा जाए विकास का स्तर तो उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि अगर इतनी बड़ी शख्सियत जिसके पॉलिटिकल कनेक्शंस इतने अच्छे हैं, इतने बड़े परिवार से आते हैं, इतना बड़ा राजनीतिक घराने से बिलोंग करते हैं, क्या लगता है कि जो विकास है वो कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है? देखिए, हमारे पीलीभीत जनपद का दुर्भाग्य है और हालांकि पीलीभीत के जनपद के लोगों ने अपना लीडर चुनने में, सांसद चुनने में, बड़े कद का सांसद चुनने में, बड़े घराने का सांसद चुनने में कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी और बेपनाह प्यार स्नेह दिया। पीलीभीत के लोगों ने लगातार मेनका गांधी जी को लगातार सांसद बनाया कई बार और वो भारत सरकार में मिनिस्टर भी रहीं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहीं और उनके बेटे वरुण गांधी को भी 2009 में सांसद बनाया और उसके बाद फिर 19 में सांसद बनाया। लेकिन ये लोग शुद्ध राजनीतिक लोग हैं। ये केवल अपने राजनीति के फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचते हैं और मेरा ये दावा है कि अगर ये जो इनका जो कद है और जो इनका जो गांधी जी के नाम का नाजायज़ फ़ायदा पूरी दुनिया में ये लोग उठाते हैं, तो अगर ये अपने नाम का, अपने कद का और अपने पद का अगर 20% भी इस्तेमाल पीलीभीत की भलाई के लिए कर दिया होता तो हमारा पीलीभीत बहुत आगे होता। अपार संभावनाएं हैं हमारे पीलीभीत में आगे बढ़ने की। लेकिन अब चूँकि इन्हें लगातार बगैर काम के लोग चुनते चले रहे तो इनको भी लगा कि अब काम करने की कोई ज़रूरत है नहीं और इसलिए अब बगैर काम करे वोट मिल रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पीलीभीत की जनता इन चीज़ों को समझ रही है, महसूस कर रही है कि इतने बड़े कद के नेता, सांसद, मंत्री होने के बावजूद ना रोज़गार के लिए कुछ कर पाए, ना शिक्षा के लिए कुछ कर पाए, ना चिकित्सा के लिए कुछ कर पाए, ना यातायात के लिए कुछ कर पाए, ना पर्यावरण के लिए कुछ कर पाए, ना किसानों के लिए, किसी युवाओं के लिए, किसी के लिए भी कुछ कर नहीं पाए। तो अब लोगों को लग रहा है कि हमें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, काम करने वाला सांसद चाहिए और इसी क्रम में पहली बार लोगों ने 4.5 लाख वोट दिए। यहाँ तक कि सांसद जी वरुण गांधी जी को भी 2009 में जब ये सांसद बने थे तो इन्हें 4,19,000 वोट मिला था। उनके रिकॉर्ड को भी 2020 में तोड़ा और मुझ जैसे विपक्ष में रहने के लिए, जिम्मेदारी देने के लिए भी 4.5 लाख वोट लोगों ने दिए। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि अब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमें काम वाला व्यक्ति चाहिए, जो हमारे बीच में रहने वाला चाहिए, हमारे वोट लेके और जो है वहाँ दिल्ली में जो है एसी में बैठकर और सारे संसाधनों को जो है जनता के टैक्स के पैसों से उन संसाधनों को लेके और उल्टे जनता से बदतमीजी भी करने, तो ऐसा नहीं चाहिए उनको। लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ अब जा रहे हैं कि हमें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। हेमराज जी, बात विकास की हुई है। कल एक अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बोल रहे थे कि योगी सरकार का जो ट्रेंड है कि योगी जी जिन चीज़ों का उद्घाटन हो चुका है, जिनका इनॉग्रेशन हो चुका है, उसका विकास के नाम पे वो पलट के फिर इनॉग्रेशन करते हैं। इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, वर्तमान में जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, इनके पास ना तो कोई सोच है और ना ही काम करने की क्षमता है और ना ही काम लेने की क्षमता है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने, हम लोगों ने 5 सालों में जितना किया है, उन कामों का ये दोबारा से कहीं उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं नाम बदल रहे हैं। कोई भी एक काम इन्हें दिखाने के लिए नहीं है। जबकि माननीय अखिलेश यादव जी ने कोई सोच नहीं सकता था जिस तरह से उन्होंने काम किया। अगर हम एक्सप्रेस वे को देखें तो 22 महीने के अंदर देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बनाकर फाइटर प्लेन,
जगुआर, सुखोई, मिराज और यहाँ तक कि माल वाहक विमान हरकुलिस जैसे विमानों को उतार दिया 22 महीने के अंदर, जबकि ये 22 महीने के अंदर एक पुल नहीं बना सकते। और 11 महीने के अंदर अमेरिका की तर्ज पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा प्रदेश तो है लेकिन ये एक देश के रूप में भी है, दुनिया का 5वां छठा देश बन जाएगा आबादी के हिसाब से। यहाँ पर अमेरिका की तर्ज पर 100 डायल पुलिस रिस्पांस सिस्टम देने का काम किया, जहाँ पुलिस के पास खटारा गाड़ियाँ होती थी, टूटी मोटरसाइकिलों से चलते थे, उन्हें लग्जरी गाड़ियाँ देके और उन्हें एक बेहतर पुलिसिंग देने का काम हाँ सशक्त बनाया माननीय अखिलेश यादव जी ने। इसके साथ साथ तमाम सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। पुलिस मुख्यालय को, पूरे देश में ऐसा पुलिस मुख्यालय कहीं नहीं है जहाँ हेलीपैड हो उसके ऊपर, और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, कैंसर इंस्टीट्यूट, तमाम सारे काम निरंतर किए हैं। और एक समय था जब हमारे देश से प्रदेश की विकास दर ज़्यादा थी। आज हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ गया है और यहाँ जो है महिलाओं पर अत्याचार, किसानों पर अत्याचार, युवा बेरोजगार सुसाइड कर रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं, छोटे व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। तो आज प्रदेश को बिल्कुल जंगल राज बना दिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये इस तरह के जो योगी आदित्यनाथ जी, ये वहाँ मठ में अच्छे लगते हैं, घंटा बजाना तो इन्हें शायद कुछ अच्छा आता है, लेकिन सरकार चलाना इनके बस की बात नहीं है। अगर सरकार चलाना है तो कोई अखिलेश यादव जी से सीखे। उन्हीं अधिकारियों से उन्होंने काम लेके दिखाया था और वही अधिकारी आज इन्हें जो है गुमराह करते हैं और ये उनसे काम नहीं ले पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक फेल मुख्यमंत्री के रूप में ये साबित हुए और जनता इन सारी चीज़ों को समझ रही है और आने वाले समय में जिस तरह से इनको लाए थे उसी तरह से धमाकेदार इनकी विदाई होने वाली है। जो पंचायत चुनाव आने वाला है सर, इसे एक आगाज़ की तरह देखा जा रहा है 2022 के लिए। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं इस पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए, पंचायत के जो चुनाव होते हैं, मैं चूँकि पंचायत के चुनाव में काफ़ी सक्रिय रहा हूँ और प्रधानी हुई या बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत चेयरमैन, तो ये सारे चुनाव जनता अपने लोकल उन सारी चीज़ों के हिसाब से अपना प्रत्याशी चुनती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है। लेकिन कहीं न कहीं जो सरकार इस समय तानाशाही रवैया अपनाकर, और क्योंकि जनता में तो भरोसा इनका बचा नहीं है, लेकिन ये तमाम सारे चाहे ब्लॉक प्रमुख हो या जिला पंचायत चेयरमैन पद के जो अध्यक्ष पद के जो पद हैं, तो ये फिर बस बेईमानी के अलावा इनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। अगर ईमानदारी से चुनाव हो गए तो इनको जो है कहीं पर ये इनको मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। लेकिन प्रबल संभावना यही है कि ये लोग इसमें बेईमानी कर और अपने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों को ज़बरदस्ती बनाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पे ये चुनाव, पंचायत के चुनाव जो निष्पक्ष होने चाहिए, इनसे उम्मीद नहीं है कि ये निष्पक्ष चुनाव इनके रहते हों। और इसीलिए आने वाले समय में जब विधानसभा से इनको बेदखल कर दिया जाएगा तो पंचायतें भी हमारी डेवलप होंगी, उनको भी निष्पक्ष तरीके से चुनाव भी होंगे, उन्हें काम करने का मौका मिलेगा। और निश्चित तौर पे हमारे एक राजनीतिक सामाजिक ढांचा हमारे प्रदेश का मजबूत होगा। हेमराज जी, एक आखिरी सवाल कि हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं, आपके विधानसभा के लोग भी देख रहे होंगे, पीलीभीत के भी लोग देख रहे होंगे, पीलीभीत के लोगों के लिए क्या संदेश है, बरखेड़ा विधानसभा के लोगों के लिए क्या संदेश है? देखिए, पीलीभीत लोकसभा हो या विधानसभा हो, मैं बरखेड़ा से विधायक रहा हूँ और फिर बरखेड़ा से मैंने आवेदन किया है। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे इस लायक समझेंगे तो मुझे बरखेड़ा से टिकट देंगे और निश्चित तौर पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हमारे जीत कर आएँ और सरकार बने, उसी में हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। और मैं ख़ास तौर पे अपनी पीलीभीत की जनता को और बरखेड़ा की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि हमें मौका मिला, सिर्फ 5 साल मिले थे आज़ादी के 74 सालों में, सिर्फ 5 साल मिले। उन 5 सालों में जो हम लोगों ने करके दिखाया है, तमाम सारे हाईवे, बाईपास, पुल और ये सारे काम तो हम लोगों ने किए, सीसी सड़कें, सारे काम किए। लेकिन इसके साथ साथ पीलीभीत ज़िले में रोज़गार के लिए लोगों ने नहीं सोचा था। हमने रोज़गार देने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ा काम किया, शायद को कम ही लोग जान पाए। हमने उत्तराखंड बॉर्डर पर 1450 एकड़ ज़मीन भूमाफियाओं से खाली करा के, जिसमें से 1250 ज़मीन UPSIDC को औद्योगिक हब बनाने के लिए हमने हैंड ओवर कराई, कैबिनेट से पास कराया। और 100 एकड़ ज़मीन को हमने एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के लिए आरक्षित कराया।
100 एकड़ ज़मीन को हमने आरएएफ के ऑफिस कैंप ऑफिस के लिए आरक्षित कराया और टाइगर रिजर्व घोषित करा के उसको और चूका 20 को भी हम लोग जो टाइगर रिजर्व के बीच में है। तो ये हम लोगों का शुरुआती जो दौर रहा है, हम लोगों ने कार्य योजना बना के उस पर काम शुरू किया। लेकिन अगर टाइगर रिजर्व के लिए भारत सरकार से पैसा मिल गया होता तो निश्चित तौर पे मेरा ये दावा है कि लोग नैनीताल जाना भूल जाएंगे, इतनी अपार संभावना है पर्यटन की। और ऐसे ही उस औद्योगिक हब के लिए अगर उस पर काम हम लोगों ने जहाँ पे छोड़ा था, अगर शुरू किया होता, उसे काम पूरा किया होता, तो उस पर भी मेरा चैलेंज है कि पीलीभीत के युवा उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि पीलीभीत में इतने रोज़गार सृजित होंगे कि बाहर के लोगों को भी रोज़गार के लिए यहाँ पर हम लोगों ने रोज़गार दे पाएंगे। तो ये हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। और रोज़गार चाहे भरा पचपेड़ा में औद्योगिक हब का निर्माण हो, चाहे टाइगर रिजर्व चूका बीच को पर्यटन हब के रूप में उसे डेवलप करना, इसके साथ साथ पीलीभीत में कोई जो है आपका मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज हो। हालांकि ट्रामा सेंटर हम लोगों ने अपनी सरकार में किया था, उसके बाद ये लोग आगे नहीं बढ़ पाए। तो एक मेडिकल कॉलेज हो जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर लोगों को मिले, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिले। और इसके साथ साथ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए बेहतर शिक्षा के संसाधन हों और यातायात के भी संसाधन बेहतर हों। क्योंकि हमारा टाइगर रिजर्व जैसी माननीय अखिलेश यादव जी ने उसे घोषित किया था, क्योंकि वो हमेशा पर्यावरण प्रेमी रहे हैं, जो है वन्य जंतु प्रेमी रहे हैं। तो उन्होंने पीलीभीत, जो हमारे पीलीभीत में यूपी का 20% जंगल अकेले पीलीभीत से पूरा होता है, और वो भी इमारती लकड़ी का बेहतरीन वन है। और एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित डैम है चूका बीच जिसे बोलते हैं, शारदा सागर डैम करीब 72 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। तो अपार सारी संभावनाएं हैं और उस पर काम किया जाएगा। और निश्चित तौर पे दोबारा जनता मौका देगी सरकार में आने का, विधायक बनने का। और तो निश्चित तौर पे हम पीलीभीत को और खूबसूरत बनाएंगे और जो हम लोगों ने शुरू किया उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और ये लोगों को फ़र्क महसूस होगा कि वास्तव में जो काम करने वाले लोग हैं वो काम करते हैं, और बगैर काम करने वाले, बिना काम करने वाले पद पे बैठ तो जाते हैं, लेकिन कहीं पर उनकी कोई सोच नहीं रहती क्षेत्र को आगे बढ़ाने की। वो केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ही काम करते हैं, जनता के समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जनता ने अगर हम लोगों को दोबारा मौका दिया तो निश्चित तौर पे काम को आगे बढ़ाने का काम करें। हेमराज जी, एक ज़रूरी और बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि हर व्यक्ति जब राजनीति में आता है, एक सामान्य जीवन से राजनीतिक परिवेश में जब एंटर करता है, तो उसकी एक सोच होती है, एक समाज को लेकर एक सोच होती है, एक लोगों को लेकर सोच होती है, एक आगे का पॉलिटिकल विज़न होता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैंने जब पहली बार राजनीति में कदम रखा तो मैंने पहले भी कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रधान बनूंगा या विधायक बनूंगा या मंत्री बनूंगा या और कुछ बनूंगा। आज भी मेरी सोच, कहीं प्रधान में रह चुका, विधायक रह चुका, 1.5 साल को मंत्री रह चुका, लोकसभा लड़ चुका हूँ। आज भी मेरी सोच कहीं विधायक बनने की या सांसद बनने की या मंत्री बनने की या और कुछ आगे बनने की नहीं है। मेरी सोच है, पहली मैंने अपने जो एम है, जो मेरा लक्ष्य है, जो मैंने सेट किया अपने जीवन में, पहला तो ये कि पीलीभीत जो हमारा जनपद है, पहले तो मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ बेहतर। उसके लिए मेरी सोच ये है कि मैं पीलीभीत की जो राजनीति है, बगैर काम के लोगों ने वोट लेते रहे हैं, जीत के जाते रहे, और जिस जनता से वोट लेते रहे, जिस जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, और जनप्रतिनिधि, जनसेवक, वो एक मायने में जनता के नौकर ही होते हैं। और वो जनता के नौकर जो असली मालिक है, जो जनता, उससे बदतमीजी करें, फ़ोन पर अगर वो बात करना चाहें तो उनसे बदतमीजी कहें कि तुम्हारे बाप के नौकर नहीं या फला फला, या उनसे बदतमीजी करें, उनसे अच्छा व्यवहार ना रखें और अपने पद और अपने कद, अपनी हैसियत के अनुसार काम ना करें, तो ऐसे लोगों से मैं पीलीभीत ज़िले को अपने आज़ाद कराना चाहता हूँ। तो पहला मेरा मकसद है पीलीभीत की आज़ादी। और दूसरा मेरा मकसद है कि इस देश में अगर कोई भी नेता है जो इस देश में कोई बदलाव ला सकता है, और जहां सारे देश आगे बढ़ गए और हमारा देश पिछड़ रहा है, तो उस देश को विकास के रास्ते पर अगर कोई तेज़ी से सबको साथ लेके, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर अगर कोई चल सकता है, तो वो सिर्फ एक ही नाम है, माननीय अखिलेश यादव। तो मेरा मकसद है
पहला मेरा मकसद कि पीलीभीत की आज़ादी, दूसरा मेरा मकसद है कि माननीय अखिलेश यादव जी जैसे इस देश के प्रधानमंत्री बने। ये मेरा आखिरी मकसद है और इसी पर मैं काम करना चाहता हूँ और उस पर काम कर रहा हूँ। और राजनीति में और भी लोगों के मकसद होते हैं, किसी का जो है रौब झाड़ना होता है, किसी का पैसा कमाना होता है। तो मैं आज कैमरे के सामने मैं कहना चाहता हूँ और मैं तो कहता हूँ इस बात को हर नेता को बोलना चाहिए, जो वास्तव में ईमानदार अगर हैं तो ईमानदारी दिखनी भी चाहिए। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूँ कि मैं विधायक रहने के बाद 5 साल विधायक रहा, 1.5 साल राज्य मंत्री रहा, खाद्य रसद विभाग का, लोकसभा लड़ा, माननीय अखिलेश यादव जी के करीब रहा। मैं तो कहता हूँ पूरे 5 साल में मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, वो मेरे सगे भाई, मेरी सगी बहनें, जो मेरे सगे इस तरह के रिश्तेदार हैं, अगर पूरे 5 सालों में अगर कहीं पर कोई मकान बनाया हो किसी भी शहर में, पीलीभीत के साथ साथ किसी भी शहर में, और कहीं पर भी 1 करोड़ रुपए की भी प्रॉपर्टी कहीं पर बनाई हो, तो मैं तो चैलेंज करता हूँ, ढूंढ लाएं, सारी रजिस्ट्री कर दूंगा। ये ओपन चैलेंज मैं करता हूँ, कैमरे के सामने बोलता हूँ। और वास्तव में अगर कोई नेता अपने आप को ईमानदार कहते हैं तो इस तरह से बोलने की हिम्मत जुटा पाएँ। और निश्चित तौर पे आज जनता भरोसा करती है और लोग भरोसा कर रहे हैं। मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे अलग बात है, लेकिन मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, लाएं ढूंढ के। और इस तरह से शायद कम ही लोग चैलेंज कर पाएंगे, लेकिन मेरा ये मेरी सोच है कि जो नेता लोग हैं वो इस तरह से करें, ताकि अगर ईमानदार हैं तो फिर लोगों को ये मैसेज भी जाना चाहिए कि हाँ, कोई जनता के लिए कितनी मजबूती से कोई लड़ता है और अपने बारे में कम सोचकर लोगों के लिए ज़्यादा सोचता है। ये चीज़ें भी बाहर आनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो बस मेरा मकसद यही है कि हम जैसे अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी जैसा नेतृत्व हम लोगों को मिला है, और निश्चित तौर पे उनमें मैंने वो क्षमता देखी है, उनकी जो सोच है। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से भी नहीं जुड़ा हूँ, मैं उनकी सोच से जुड़ा हूँ, जो उनकी सोच रही है दलित, पिछड़े, कमज़ोर, छात्र, नौजवान, किसान, व्यापारी, सबको साथ लेके चलने की, हर धर्म हर वर्ग के लोगों को चलने की जो उनकी सोच रही है, उस सोच को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसी सोच से हम जुड़े हुए हैं। और हमारा मकसद है कि ऐसा युवा, ऐसा नेता अगर उनके हाथ में अगर पूरे देश की बागडोर होगी तो हमारा देश निश्चित जो है किसी से पीछे नहीं रहेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही मेरा शुक्रिया हेमराज जी। ये हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा जी थे। इस साक्षात्कार से जुड़ा कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप ज़रूर बताएं। आपके सवालों को लेकर हम फिर से हेमराज जी से मुलाकात करेंगे और हर सवाल का हर मुमकिन जवाब आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे।